विश्वविद्यालय द्वारा श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं व्यवसाय अर्थशास्त्र का अध्याय चतुर्थ समंकों का संकलन, जिसमें अभी तक हम समंकों के बारे में पढ़ चुके थे। प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक और उनका बीच का अंतर पढ़ चुके थे। फिर हम पढ़ रहे थे प्राथमिक समंक की रीतियाँ, प्राथमिक समंकों को संकलित करने की रीतियाँ। तो उसमें हमने पहली रीति पढ़ ली थी, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। रिवाइज करते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान अपन 2 मिनट थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में वह कार्य किया जाता है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित करता है, वो कहलाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के पास जाना, किसी परिवार के पास जाकर आंकड़े एकत्रित करना प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा था अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में हमने क्या पढ़ा? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या करता है अनुसंधानकर्ता? किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा संकलित समंकों को ले लेता है और अपने समंकों में प्रदर्शित कर देता है। वो क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर हमारे समंकों में प्रस्तुत करना, वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष मौखिक। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे से मौखिक रूप से ले लेना, वह समंक अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के तहत आते हैं। अब अपन तीसरा पढ़ेंगे। अपन ये 2 डिटेल से पढ़ चुके थे, अब तीसरा पढ़ेंगे, संभवदाताओं से सूचना प्राप्ति। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर या स्थानीय व्यक्ति या विशेष संभवदाता नियुक्त करते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे आपने न्यूज़ चैनल देखे हों, तो न्यूज़ चैनल में विशेष रूप से हर जिले में, हर तहसील में एक संभवदाता रहता है। उसी प्रकार हमें आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया कि आपको इस पूरे ब्लॉक के अंतर्गत आपको आंकड़े एकत्रित करना है, इससे संबंधित आंकड़े आपको प्रस्तुत या एकत्रित करना है। जो नियमित रूप से अपने अनुभव के आधार पर अनुमानतः सूचना भेजते रहते हैं। संभवदाताओं के व्यक्तिगत अनुमानों में अशुद्धियों का रहना स्वाभाविक है, परंतु सांख्यिकीय रूप से ये अशुद्धियाँ समकारी तत्व के कारण दूर हो जाती हैं। अब क्या होता है कि व्यक्ति से गलतियां हर प्रत्येक व्यक्ति से होती हैं, लेकिन अगर हम किसी फील्ड वर्क में किसी एक स्थान का एक व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं तो उस पर क्या कार्य का भार नहीं रहता है। कार्य का भार नहीं रहता है तो वह कार्य अच्छे से करता है और समंकों के जो समंकों का संकलन करता है वह पूर्णतः प्रमाणिक रूप से करता रहता है, जिससे कि उसका कार्य सही होता है और पूर्णतः प्रमाणिक होता है। अपन पढ़ेंगे इसके गुण। इस विधि द्वारा समंकों के संकलन के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। इस विधि में मितव्ययता होती है क्योंकि इसमें धन, समय व परिश्रम की बचत होती है। अब क्या होता है कि हमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में अधिक धन लग रहा था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर वहाँ आंकड़े एकत्रित करने पड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, समय, श्रम और धन तीनों की बचत हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि इसमें प्रत्येक तहसील स्तर पर या कोई भी स्तर ले रहे हैं, वहाँ पर अपन एक नियुक्त कर दिया संभवदाता, वो हमें जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। इसे कम लोगों द्वारा अधिकतम कार्य किया जा रहा है, इसलिए समय, श्रम और धन तीनों की बचत हो रही है। दूसरा है इसका, इस विधि द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों से निरंतर सूचना प्राप्त की जा सकती है। अब क्या होता है, जैसे हमने अभी आज हम दिल्ली में बैठे और हमें कोई खनिया दाना की जानकारी चाहिए, तो हमने खनिया दाना में अपना एक संभवदाता नियुक्त कर दिया कि वो हमें आंकड़े करके देगा, तो वह हमें किसी ना किसी सोशल साइट के माध्यम से हमें पूरे आंकड़े भेज देगा कि आज हमने ये आंकड़े एकत्रित किए। तो क्या होता है कि दूरस्थ स्थानों की भी सूचना हम प्राप्त कर लेते हैं संभवदाताओं के माध्यम से, क्योंकि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्य कर हमें जानकारी प्रस्तुत कर देता है। अब अपन पढ़ेंगे इसके दोष। इस विधि में निम्नलिखित दोष हैं। इस विधि द्वारा समंकित संकलों में शुद्धता तथा मौलिकता का अभाव होता है, क्योंकि इसमें अनुमानों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा दोष इसलिए है क्योंकि ये शुद्ध और मौलिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्या संभवदाता के ऊपर क्या कार्य रहता है? तो संभवदाता क्या करता है, कहीं किसी से पूछ लिया, कहीं किसी से मतलब कोई प्रमाणिक नहीं, अनुमान लगा लिया कि चलो यार इस गांव में प्रत्येक परिवार में 5 सदस्य हैं, मान लो 200 घर हैं इस गांव में, तो 1000 लोग हो गए। मतलब जनगणना के लिए अपन उदाहरण के तौर पर ले लें, तो ये क्या हो सकता है कि हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, तो हो सकता है कि हमारे आंकड़े गलत वो एकत्रित हो जाएं। इसलिए क्या रहता है, इसमें शुद्धता तथा मौलिकता नहीं रहती है, क्योंकि इसमें अनुमानों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि संभवदाता अधिकतर अनुमान लगाते हैं, फील्ड वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति कहाँ जाकर अपने कार्य को करेगा। इसलिए इसमें थोड़ी सी शुद्धता और मौलिकता का अभाव रहता है। दूसरा है, विभिन्न संभवदाताओं द्वारा विभिन्न विधियों के प्रयोग के कारण इस विधि में संकलित समंक में एक रूपता का अभाव रहता है। अब क्या रहता है,
एक आदमी अकेला रहता है, उसको नियुक्त कर दिया, अब उसको कई अनेक व्यक्तियों से कार्य कराना है, हो सकता है वो अकेला तो कर नहीं पाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य देगा, दूसरे व्यक्ति को समझ। अब क्या रहेगा कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति दूसरा आंकड़ा लेके आ रहा है। अब क्या उनमें एक रूपता नहीं है, एक जो नियमित आंकड़े आने चाहिए वो आंकड़े नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, और जो शुद्ध आंकड़े आना चाहिए वो हमारे सामने आंकड़े नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा पूरे क्षेत्र का कार्य देखा जा रहा है, इसलिए इसमें एक रूपता का अभाव रहता है। तीसरा है सामान्यदाता संभवदाता में एक ही प्रकार की पूर्ण धारणाएं होने के कारण समंग पक्षपात पूर्ण भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, संभवदाता अपने क्षेत्र का, जैसे हमने दिल्ली में बैठकर खनिया दाना की जानकारी के लिए कहाँ का संभवदाता नियुक्त किया, खनिया दाना का। अब हमने उससे किसी चीज़ की गणना करने के लिए किया तो उसके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत व्यवहार हो सकता है, तो हो सकता है कि वह किसी चीज़ की गणना करने में पक्षपात कर दे, गलत संख्या लिख ले। हो सकता है कोई लाभ के लिए किसी कार्य की गणना की जा रही हो या किसी कार्य की गणना की जा रही हो सकता है कि उदाहरण के तौर पर कोई भी योजना चल रही है, उसके तहत पैसे बांटे जाने, उसकी गणना की जा रही है, भैया एक परिवार में कितने लोग हैं, ये करना है वो करना है, और वो संभवदाता को क्या लग रहा है कि यार अपने लोगों की संख्या ज़्यादा बता दो, इससे की संख्या में ज़्यादा पैसा आ जाए, तो हो सकता है कि पक्षपात भी संभावना इसमें पूर्ण रहती है। अब अपना चौथा आता है सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ या प्रश्नावली भरवाकर। तो इस विधि द्वारा संकलन हेतु एक अनुसूची या प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रश्नावली में अनुसंधान से संबंधित प्रश्न होते हैं। इस प्रश्नावली को सूचकों के पास डाक द्वारा भेज दिया। सूचकों द्वारा का प्रश्नावली भरवाकर या अनुसूची भरवाकर या प्रश्नावली भरवाकर हम इस कार्य को करते हैं। उससे अनुरोध किया जाता है कि वो प्रश्नों के उत्तर लिखकर निश्चित तिथि तक लौटा दें। एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रश्नावली मतलब आप समझ रहे हैं, प्रश्नावली मतलब उसमें लिखा रहेगा टॉपिक के आधार पर नाम, मतलब मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य, महिला पुरुष, मतलब उदाहरण अपन जनगणना के आधार पर ले रहे हैं, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये आपको प्रश्नों के उत्तर देकर एक प्रश्नावली तैयार करनी है कि एक परिवार में इतने सदस्य हैं। तो अभी अपन पढ़ रहे थे चौथा पॉइंट, सूचकों द्वारा अनुसूचियां प्रश्नावली भरवाकर, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि हम सूचकों द्वारा या तो अनुसूचियाँ आप समझते हैं, इस प्रकार जैसे विद्यालय में एक अनुसूचियाँ रहती हैं, इसमें क्या अपन विद्यार्थियों के अंक लिखवा लेते हैं, उसी प्रकार एक प्रश्नावली रहती है। किसी भी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए उसमें कई प्रश्न दिए रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसे कोई एक फॉर्म है या प्रश्नावली है, तो उसमें क्या लिख दिया, मुखिया का नाम, तो अपन ने परिवार के मुखिया का नाम लिख दिया। परिवार में कितने सदस्य, इतने लिख दिए। उसमें महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इन सब की जो क्या एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। इस प्रकार के कई प्रश्न तैयार किए जाते हैं और हमें उनको एक निश्चित अवधि के दौरान उत्तर लिख के, यानी भरकर, उसको जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर हमें निश्चित अवधि के दौरान लौटाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि द्वारा समंकों का संकलन किया जाता है। इसके गुण हैं, यह विधि मितव्ययी होती है। मतलब यह होती है, यह विधि क्या थोड़ी कम खर्चीली होती है। कम खर्चीली इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने एक फार्म दे दिया, व्यक्ति अपनी खुद की जानकारी खुद भर रहा है, उससे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वह प्रत्येक जानकारी अपने स्वयं के द्वारा भर रहा है। उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, एक परिवार के मुखिया मतलब जो व्यक्ति वरिष्ठ है, पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति भर रहा है। तो इससे यह विधि मितव्ययी यानी कम खर्चीली होती है। सूचनाओं में मौलिकता रहती है क्योंकि यह स्वयं सूचकों द्वारा दी जाती है। अब क्या होता है कि यह मौलिक मतलब शुद्ध भी होती है, प्रमाणिक भी होती है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति द्वारा अपनी जानकारियाँ प्रश्नावली के तौर पर भरी जा रही हैं। इसीलिए यह जो विधि होती है वह पूर्णतः प्रमाणिक और मूलक होती है। इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्रीय समंक एकत्रित। अब क्या होता है, जैसे हमें कोई भी समंक एकत्रित करने, हमने प्रश्नावली तैयार कर दी, मतलब फॉर्म तैयार कर दिया, सीधा फॉर्म समझेंगे अपन प्रश्नावली को, फॉर्म में तैयार कर दिया, उसमें अपन ने प्रश्न पूछ लिए डिटेल, आप ये आपके नाम, आपका नाम इतना, शहर कौन सा, क्या है, ये सब अपन ने उनसे पूछ के और भरवा लिया। तो इससे क्या विस्तृत क्षेत्र की भी जानकारी हम फॉर्म के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि एक किसी जगह पर हमने बिठा दिया किसी व्यक्ति को, वहाँ से वो फॉर्म ले जा रहा है और अपनी जानकारी भर के जमा कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सूची तैयार करवाकर और प्रश्नावली भरवाकर भी कार्य को कर सकते हैं। इस विधि के दोष, अधिकतर प्रश्नावलियाँ वापस नहीं आती। जो प्रश्नावलियाँ वापस नहीं आती उन्हें सावधानी से नहीं भराता था, पक्षपूर्ण भावना से समाहित रहता है। अब क्या होता है, कुछ लोग भर नहीं पाते हैं, ऊपर फॉर्म ले गए, और कुछ क्या करते हैं, फॉर्म वापस करने ही नहीं आते हैं। अब उनकी संख्या आप कहाँ से लाओगे, तो ये उसका दोष है। क्योंकि जब हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रश्नावली पहुंचे और उससे बस समंक एकत्रित हो जाएं। लेकिन क्या होता है कि कुछ व्यक्ति फॉर्म ले गए लेकिन उन्होंने फॉर्म जमा ही नहीं किया। अब उनका जो हमें समंक एकत्रित करना था वो कहाँ से लेके आएंगे, तो ये उसका दोष है। दूसरा है
इस विधि में लोचशीलता का अभाव रहता है, क्योंकि इसे परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति ने एक बार भर दिया उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला है, ये इस विधि द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की सकती। अब क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो एक प्रश्नावली के माध्यम से, मतलब कोई एक प्रश्न आवली, प्रश्न की आवली मतलब प्रश्न आवली मतलब अपन फॉर्म समझ सकते हैं, आवेदन फॉर्म भरते हैं उसी को। तो भैया जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा, इसलिए इस विधि को हम अशिक्षित व्यक्ति द्वारा नहीं करा सकते हैं। अगला है अपना सबसे लास्ट अपन पढ़ेंगे शॉर्ट में, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर। तो सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर सूचना प्राप्त करते हैं तो अनेक कठिनाई आती हैं तथा सूचनाएं भी अपूर्ण, अपर्याप्त एवं अशुद्ध होती हैं। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस विधि को अपनाया जाता है। अब क्या है, जो इसके दोष थे उसको इसमें परिपूर्ण करने का प्रयास किया गया है, तो इसमें प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर। अब पढ़ेंगे इसमें क्या है, इस विधि में विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार की जाती है, परंतु सूचकों के पास स्वयं अब क्या होता है, देखो इसमें होता है प्रगणक मतलब गणना करने वाले। तो अब व्यक्ति को फॉर्म नहीं लेना है, गणना करने वाला व्यक्ति उसके घर जाएगा, उसको फॉर्म देगा और उसके सामने भरवा लेगा, उससे भरवाकर समंक एकत्रित करवाएगा। तो इससे क्या होता है, इसके जो दोष आ रहे थे कि भैया अशिक्षित व्यक्ति है, तो भैया ठीक है अशिक्षित व्यक्ति है, कोई बात नहीं, वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो प्रगणक जाके खुद स्वयं फॉर्म भर रहा है, क्योंकि जानकारी वह किसी व्यक्ति से ले रहा है। तो इसका एक पहला पॉइंट अपन गुण पढ़ेंगे, इसका इस विधि द्वारा अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में सूचना प्राप्त की। अब प्रगणक हमने तय कर दिया, उसने एक गाँव में एक दिन में पूरा निपटा लिया, उसने भैया पूछ के जानकारी भरनी तो है, केवल उसको बैठ के फॉर्म ले गया, बोले भैया बताओ परिवार के कुल सदस्य कितने हैं, कितनी संख्या सब कुछ मतलब प्रगणक द्वारा तैयार किया जा रहा है। अगला है, इसमें जटिल प्रश्नों के शुद्ध व विश्वसनीय उत्तर हो जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई कठिन प्रश्न भी है जो व्यक्ति को नहीं आ रहा है, तो वो भी, क्योंकि प्रगणक को तो पूरी जानकारी होती है, कोई प्रशिक्षण प्राप्त करके आता है तो उसको पूरा पता है इसमें क्या भरना है, केवल वह शॉर्टली रूप से व्यक्ति से पूछ लेता है कि आपकी ये जानकारी क्या है। अब अगला है, इस विधि में शुद्धता की मात्रा रहती है। अब शुद्धता की मात्रा तो रहेगी, क्योंकि प्रगणक स्वयं व्यक्ति के पास जाकर कार्य समंकों का संकलन कर रहा है, तो उसमें शुद्धता भी रहेगी और मौलिकता भी रहेगी। तो और अगला है अपना इसमें व्यक्तिगत पक्षपात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि क्या प्रगणक होते हैं वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, मतलब अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई विशेष उनका वो नहीं रहता है कि उन्हें किसी के साथ पक्षपात करना है। इस प्रकार आज हमने प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियाँ पढ़ी। अब